स्पीड समझ लिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस रेट से बदल रही है, वही उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। मींस आप ये बोलोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो किस रेट से वेरी कर रहा है, इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? v upon t, या फिर more accurately you will say the acceleration is given as dv over dt, the rate of change of velocity। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ वेलोसिटी, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, अच्छा, अगर स्पीड बदलती है तो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर स्पीड नहीं बदलती है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है बेटा। इसलिए डेफिनेशन में बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, क्यों बेटा? क्योंकि अगर मान लो कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर रास्ते पर चल रहा है, ठीक, कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर रास्ते पर चल रहा है और उसने अपना डायरेक्शन बदला लेकिन स्पीड नहीं बदली। क्या किया? डायरेक्शन बदला, उसने टर्न ले लिया। स्पीड वही था लेकिन उसने टर्न ले लिया। तो इन दैट केस आल्सो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया आप सब लोगों ने पढ़ा है, जाना भी है, क्लास 9 में न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट बदल नहीं सकता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाएगा। तो किसी भी पार्टिकल को अपना डायरेक्शन बदलने के लिए भी एक एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर द एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस बात को आपको समझ के रखना है। सर मैं क्लास 7 क्लॉक तक ही अटेंड करूंगा, स्कूल का एग्जाम है। दूसरा भी आज फॉर रिकॉर्डिंग। यस श्योर बेटा, एंड टुमारो आई विल अपलोड ऑल रिकॉर्डिंग्स बिकॉज़ टुमारो आल्सो मेरी भी छुट्टी रहेगी। कल आपकी मेरी क्लास नहीं होगी, तो कल मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए, नो इशू। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू चेंज इट्स वेलोसिटी देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं, जरा इसको फील करते हैं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है। ठीक, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, एक ऑब्जेक्ट का मोशन है 10 मीटर पर सेकंड से, वो चल रहा है। व्हाट इज इट मींस? अगर मान लो यहाँ t इज इक्वल टू 0 सेकंड, मतलब जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये है अगर आप इसको 1 सेकंड के बाद देखेंगे, आफ्टर 1 सेकंड, ठीक, ये हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 10 मीटर। मीटर पर सेकंड का मतलब मैंने आपको समझाया था। अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगले 1 सेकंड में देखोगे तब भी इसकी वेलोसिटी वही है। मैं कुछ यहाँ पर समझाऊंगा बेटा, उसको ध्यान से देखना, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा ऑपरेशन आप कर रहे हैं, मतलब पहले सेकंड में देखा उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे से 10 मीटर पर सेकंड, आपने उसको जब भी देखा उसकी वेलोसिटी क्या देखी? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि भाई इसने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर कवर करेगा। ठीक,
तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि पार्टिकल हर सेकंड 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो पार्टिकल हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब कोई पूछा, उसने कहा चलो इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब पहले समझो क्या है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ बेटा, आप ये बोल रहे हो 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। आपके कहने का मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड। मींस अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने इस पे एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 सेकंड के बाद जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, और अगले 1 सेकंड के बाद आप जब इसको देखोगे तो इसके पास वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद आप देखोगे कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 6 मीटर पर सेकंड की। तो अगर आपने किसी पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हर 1 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपने किसी भी पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, after each second the particle will gain 2 meter per second of velocity। ठीक, यहां 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी में हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर मैंने ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मैंने इसको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया, तो आफ्टर 1 सेकंड व्हेन यू विल सी दिस ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी तो 12 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो जो इसके पास पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। एक्सेलरेशन अपना काम कर रहा है, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना। ठीक, एक्सेलरेशन का काम है बेटा वेलोसिटी को इंक्रीज करना। किस रेट से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने बोल दिया, तो मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाता रहेगा। अगले 1 सेकंड बाद देखो तो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगले 1 सेकंड बाद देखो के पास इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं। एक्सेलरेशन का काम है, जब कभी भी पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकंड उसी रेट से बढ़ती रहेगी। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी बात ध्यान में रखना, यहाँ पर इन्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, ये नहीं कि अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो वेरिएबल वाली बात नहीं करना। वेरिएबल वाली बात करेंगे तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग सोचेंगे उसको, ठीक है। हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो उससे आगे ऐड होता जाएगा, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो भी उसके आगे ऐड होता जाएगा। वेलोसिटी हर सेकंड कितनी बढ़ेगी अगर हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है किसी पार्टिकल को। तो जैसे आप बोलते हो ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको बुर्ज खलीफा से नीचे फेंक दूंगा ना, तो 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, अगले 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, अगले 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर गिरते गिरते आपको 100 सेकंड लग गए बेटा, सोच लो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से आप नीचे गिरोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर acceleration due to gravity 10 meter per second square है, it means that you are going to gain 10 meter per second of velocity in each second। हर सेकंड आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। This is the meaning of the acceleration। Okay? Acceleration का मतलब समझ में आ गया बेटा? Yes sir। ठीक, तो this is the meaning of the acceleration। अब इसी के साथ साथ इससे लगा हुआ एक और वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, वेलोसिटी को हर सेकंड बढ़ा रहा है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का काम क्या है? रिटार्डेशन का काम है वेलोसिटी को कम करना। अगर मान लीजिए हम आपको उठा करके ऊपर फेंक देते हैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
वो आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। आप कहां जा रहे हो? ऊपर, और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कहां? नीचे। तो जब आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि अब वो एक्सेलरेशन क्या करेगा? आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड कितनी होगी? 90 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद कितना हो गया? 70 मीटर पर सेकंड। मतलब अब हर सेकंड आपकी स्पीड कम हो रही है। तो जब आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वो होगा रिटार्डेशन, और जब आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वो होगा एक्सेलरेशन। राइट? बात समझ में आई? अगर आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो यू हैव एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और अगर आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो यू हैव अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर? और कभी भी बेटा अपने दिमाग में ये बात मत रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, नहीं। There are some situation when particle has a negative acceleration but its velocity is going to increase, उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही होती, तो रिटार्डेशन नहीं होता। रिटार्डेशन के मतलब होगा जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी वो रिटार्डेशन। ठीक है ना? क्लियर? आगे बात समझ में? एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मतलब था हमारे एक्सेलरेशन का। सो नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड द एक्सेलरेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पूरे टॉपिक में हम केवल इन्हीं की बातें करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। ठीक है, इन्हीं सब चीजों की बातें यहाँ पर करेंगे बेटा। तो आई होप दैट आपको सारी चीजें क्लियर होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी, स्पीड एंड द एक्सेलरेशन। एंड नाउ व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सिलेबस। जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? हमारे सिलेबस में है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की ये जो डेफिनेशन है, दिस इज वैलिड एवरीवेयर। ठीक, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है dv अपॉन dt, इट विल बी वैलिड एवरीवेयर। ये हर जगह वैलिड है बेटा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, और जो आप पढ़ने वाले हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को, उस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे दैट विल नॉट बी वैलिड एवरीवेयर। अभी मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए, आपने इसको लिख लिया होगा, समझ लिया होगा बेटा। ठीक, एक्सेलरेशन का मतलब भी आपको समझ आ गया, रिटार्डेशन का भी मतलब आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये सब आपने पढ़ा हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज़ जब मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मोशन। हमने आपको बताया था ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, और फिर ट्रांसलेटरी में भी दो था बेटा, एक था रेक्टिलिनियर, एक था कर्विलिनियर। एंड देन मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, अभी काइनेमेटिक्स के उस पोर्शन का जिक्र करेंगे यहाँ पर जो कि वन डायमेंशन में होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जिसको आप दूसरे नाम से ऐसे बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, अभी हमारा पार्टिकल है वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा। ठीक है, हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सारे एग्जांपल ऐसे लेंगे जिसमें हमारा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। क्लियर बेटा? ठीक, तो अब इसके अंदर भी देखो दो चीजें होती है बेटा। दो चीजें क्या? अच्छा, एक और टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसको भी यहीं पर समझ लो। इफ आई एम गोइंग टू से अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज इट मीन? अगर मैंने बोला अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या है बेटा? So it's covering equal distances in equal intervals of time. बिल्कुल, इक्वल डिस्टेंसेस से बेटर होगा इफ यू से इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज tracing equal displacement in equal interval of time, it means that it's moving uniformly. और अगर बेटा मैंने आपसे बोला a particle is moving under uniform acceleration, या फिर the motion of the particle is uniformly accelerated, इसका मतलब क्या है? अगर एक पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है?
So the velocity of the particle is increasing if it's acceleration or decreasing if it's retardation in equal intervals of time. In equal interval of time, कुछ भूल गए आप। देखो बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि द पार्टिकल हैज इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट विद कांस्टेंट रेट। मींस एक सेकंड में अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, उसके अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। If I am saying the particle is moving uniformly, it means that its velocity is constant. And if I am saying that particle is uniformly accelerated, that means the acceleration is constant, right? And now we are going to consider that situation. Means हमें पढ़ना है uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion मतलब हम उन सारी सिचुएशन की बात यहाँ पर करने वाले हैं बेटा जिन सिचुएशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हम उसकी भी बात करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी के लिए हमें क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। I am going to consider those example in which the acceleration of the particle is constant. It's not going to vary. ठीक है? That is यहाँ पर आप लिख सकते हो A is constant. अब बेटा अगर कोई पार्टिकल है, ठीक, पहले तो जनरली जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी को फिर से एक एग्जांपल लेकर के आपको फॉर्मूला बना करके दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई एक पार्टिकल है, वो u मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है e इक्वल्स टू 0 पर। एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? आफ्टर 1 सेकंड if the acceleration is present and which is constant, acceleration है a constant, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u प्लस a। बोलो बोलो बोलो, ये होगा कि नहीं होगा? u प्लस a। अरे भाई 10 था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया था, एक सेकंड बाद 12 मीटर पर सेकंड हुआ था कि नहीं हुआ था? 10 में 2 ऐड हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहाँ पर u था और एक्सेलरेशन a था, तो u में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर अगले 1 सेकंड में फिर देखोगे, अगले 1 सेकंड में, ठीक है ना, तो अब आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी u प्लस 2a होगी। अगले 1 सेकंड में देखोगे तो आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी u प्लस 3a हो गई है। इसका मतलब ये है कि at any instant t, at t you will say the velocity of particle is equal to u plus a into t। बात तो यही हो रही है ना भाई। आपने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है v equals to u plus at, राइट? आपने काइनेमेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा है? v equals to u plus at। तो v equals to u plus at का मतलब क्या है? पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी तो थी ऑलरेडी इनिशियली, ये वेलोसिटी इसके पास थी और ये हमेशा बनी रहेगी। और जब आपने एक्सेलरेशन दे दिया तो ये एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी इसमें ऐड होती जाएगी। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी तो है, एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी इसमें ऐड होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इज v इक्वल्स टू u प्लस h। ठीक, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इज v इक्वल्स टू u प्लस at। आई होप दैट आपको समझ आया, क्लियर है? मैं इसको डेराइव करवाऊंगा बेटा, मैं इसको डेराइव करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक? शायद मैंने डेराइव करवाया था जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, बट स्टिल मैं इसको फिर से करवा दूंगा। काफी सारे लोग नए होंगे यहाँ पर, तो देखो ये मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैंने इसको देखो वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, आपने हमेशा कैसे लिखा है? आपने हमेशा लिखा v इक्वल्स टू u प्लस a, बट दैट इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये तो बस ऐसे याद करने वाली बात होगी, हाँ v इक्वल्स टू u प्लस a होता है, बट द करेक्ट इक्वेशन इज वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इनटू t। हां, ये सिचुएशन तब सही हो जाती है जब पार्टिकल एक ही लाइन में मूव कर रहा है, मतलब मोशन इन मल्टी के लिए सही है, बट मोशन इन 2D आएगा तब आपको ये करना पड़ेगा। और मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा जब मोशन इन 2D आएगा। अभी मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा। अच्छा, ये तो वेलोसिटी की बात हो गई बेटा। अब दूसरी इक्वेशन आपने पढ़ा है s इक्वल्स टू u। हाँ बेटा, सॉरी एक फोन आ गया था।
कुछ बच्चों का टेस्ट है, मुझे बस 1 मिनट देना, मैं टेस्ट एक्टिवेट कर दूं, फिर आपको आगे बता। तो अब दूसरा जो इक्वेशन था बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको समझते हैं। ठीक, उसको समझने के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ बेटा, 1 सेकंड बाद जब आप उसको देखोगे ना, तो ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, 10 मीटर, है ना। उसके 1 सेकंड बाद आप देखोगे तो इस ये टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका है बेटा, 20 मीटर, 10 प्लस 10 20 मीटर। उसके 1 सेकंड बाद देखोगे तो कितना चल चुका है बेटा, 30 मीटर। तो बात ये है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आफ्टर टाइम की वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, 10 into t। मतलब अगर इसका वेलोसिटी u होता और ये t टाइम तक चलता रहता, u वेलोसिटी कांस्टेंट होती और ये t टाइम तक चलता रहता, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आता बेटा, आप बोलते सर ये आता ut, डिस्प्लेसमेंट ये आता, ऑब्वियसली ये आता, राइट। अगर कोई पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, नो एनी एक्सेलरेशन, आफ्टर t सेकंड कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी के टाइम में मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u होता है। ओके, अब क्या हुआ, अब मैंने 10 मीटर पर सेकंड के साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दे दिया इसको। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो था ही, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने और दे। तो अब क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड अपना काम करता रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा। उसका काम है कि हर सेकंड में 10 मीटर पार्टिकल को पहुंचा देना, वो पहुंचा देगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन में बोलेगा चलो तुमको कुछ डिस्टेंस मैं भी देता हूं, क्यों, क्योंकि बेटा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, ये इसको वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी देगा तो मतलब वो चलेगा तो है ना। तो एक्सेलरेशन की वजह से भी ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा उसी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर ले गया, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये भी इसको कुछ डिस्टेंस ले जाएगा। ये भी बोलेगा चलो मेरी वजह से भी तो कुछ, चलो ठीक है। तो इसकी वजह से डिस्टेंस कवर होती वो होती हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन इट ड्यूरिंग द डेरिवेशन, ठीक है ना। इसकी वजह से सिर्फ वेलोसिटी की वजह से कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, यूटी, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से कितना कवर कर रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ ए टी स्क्वायर कैसे अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। तो बेटा आप क्या करोगे, उसी टाइम में मान लो टी टाइम की बात कर रहे हो, तो टी टाइम पर 10 मीटर पर सेकंड भी इसको ले जा रहा है, कुछ डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और एक्सेलरेशन भी कुछ डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, उन इक्वेशंस को समझा रहा हूं जो इक्वेशन आप पढ़ करके आए हो।
ओके, तो v इक्वल्स टू u प्लस at का जो मतलब था, v इक्वल्स टू u प्लस at का मतलब था कि भाई u तो उसके पास पहले से था, at एक्सेलरेशन की वजह से आया। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, ut को वो अपनी वेलोसिटी की वजह से कवर ही कर रहा था, एक्सेलरेशन देने की वजह से इतना और कवर कर लिया उसी टाइम में, तो टोटल कितना हो गया ut प्लस हाफ at। सो दिस इज द मीनिंग जो आपने इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनका कुछ एक मतलब है और वो आपको समझ आया होगा कि v इक्वल्स टू u प्लस at का मतलब क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का मतलब क्या है। और बाद में हमने क्या किया कि मान लो हमें टाइम नहीं पता है, हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरी इक्वेशन बना दिया था बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो टोटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से सॉल्व किया गया। ठीक है, सिर्फ इन दोनों की हेल्प से इसको सॉल्व किया गया, इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये तो एक मैथमेटिकल नंबर है, लेकिन इन दोनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा। बोलो बेटा, काइनेमेटिक इक्वेशन तीनों आपके सामने है और तीनों को मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, देखने का नजरिया भी बदल गया होगा। बोलो, कोई डाउट तो नहीं ना? कोई डाउट? No, sir. नो सर। और अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। बेटा सोचो, अगर एक आपने इसको देखा कि पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर सेकंड एक्सेलरेशन बदल रहा होता, तो क्या आप ऐसा लिख पाते क्या? क्या आप लिखते x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? आप मुझसे पूछते नहीं सर कौन सा एक्सेलरेशन रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं, क्या रखूं? ऐसा होता ना, है कि नहीं भाई? अगर हर सेकंड डिफरेंट एक्सेलरेशन आप इसको दोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा क्या? आपका दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया कौन सा एक्सेलरेशन रखूं मैं, 1 सेकंड वाला कि 2 सेकंड वाला कि 10 सेकंड वाला, है ना? तो इसका मतलब ये है बेटा कि इन तीनों इक्वेशन की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि दिस विल बी वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर कभी किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, आपसे बोला जाए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो आप गलती से v इक्वल्स टू u प्लस at या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगाओगे। ओके, you can't do that because these three formulas are valid only for constant acceleration, Constant acceleration. yes, uniformly accelerated motion के लिए, राइट? तो अब जो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया तीन इक्वेशन का। अब देख लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं जो आपके स्कूल में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन आप रट भी सकते हो, मतलब अभी तक तो रटते ही आ रहे हो, लेकिन अब इसका मतलब अगर आपको समझ में आया हुआ है तो आप इसकी डेरिवेशन को बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं बेटा, और इस बात को ध्यान में रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर दोस केसेस वेयर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। और अनफॉर्चूनेटली अभी मैं ऐसी ही सिचुएशन लूंगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, पर जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे बीच में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा कि आपको ये करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? इस इक्वेशन से हट करके दूसरा तरीका फॉलो करना पड़ जाएगा। ठीक, अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर आप किसी पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपने इसको एक एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और मैंने आपसे बोला कि t सेकंड के बाद एट टाइम t, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे निकालेंगे? मैंने लिख दिया था ना कुछ देर पहले, हाफ at स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन की वजह से। पहले मैं इसको ये बता दूं कि हाफ at स्क्वायर कैसे लाया, मैं कैसे लाया इसे। तो बेटा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा? कांस्टेंट। अब ये एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदल रही है। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा क्या, dv बाई dt, ना कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये dv बाई dt क्या है बेटा, a है, dv बाई dt क्या है, a है। अब अगर हम आपसे बोले कि इस एक्सेलरेशन की वजह से इस पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी आएगी टी टाइम के बाद, तो आप कहोगे सर 80 आएगी। बिल्कुल आप जानते हो इस बात को, 80 आएगी, है ना। भाई अगर आपने ए एक्सेलरेशन दे दिया किसी वेलोसिटी की, 80 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी आएगी, 80 आएगी। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, ये जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन v। अच्छा मैंने यहां पर v 80 लिख दिया, ठीक, मैंने यहाँ पर v = 80 लिख दिया। मान लो मैं इसको अगर v अपॉन t लिख देता तब भी आप बोलते हाँ सर ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करके v = 80 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा गया पता है आपको, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था। और अभी यहाँ पर अगर आप ds अपॉन dt लिखो और आप लिखो यहाँ पर 80, ठीक है, और फिर कहो सर इसको s अपॉन t लिख दो और इसके t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 80 स्क्वायर डिस्टेंस होगा, तो गलत हो जाएगा बेटा। देखो डिफरेंस को ध्यान से समझते हुए चलना, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट था बट यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, a into t लिखा हुआ है, तो टाइम बदलेगा तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी, राइट। ये चीज कांस्टेंट था, इसके डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और अगर ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वेरी कर रहा है, और अगर ये वेरी कर रहा है तो करना भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली s अपॉन t लिख करके। तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको लिखेंगे कि ds इज इक्वल्स टू a t dt, मतलब dt का मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वहां पर कंटीन्यूअस वेरिएशन हो रहा है, कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है, ये जो ds अपॉन dt है ना, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इसलिए आप छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को छोटे से टाइम में मल्टीप्लाई करो। जब भी कभी कंटीन्यूअस वेरिएशन आएगा किसी भी सिचुएशन में, छोटा छोटा कर लेंगे, छोटे छोटे का निकाल के फिर पूरे का निकालेंगे, ठीक है ना। तो ds इक्वल्स टू 8 हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब क्योंकि बेटा जब छोटा छोटा मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है। इंटीग्रेशन का यूज होता है कि जब कभी कंटीन्यूअस वेरिएशन आए, मतलब भाई टाइम की डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट वेलोसिटी आएगी, टाइम 1 सेकंड पर अलग है, 0.5 सेकंड पे अलग है, 0.4 सेकंड पे अलग है, 0.3 सेकंड पे अलग है, तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यू कांट डू दैट। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी कंटीन्यूअस वेरिएशन होता है तो मैंने dt का इधर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया t 0 से t t तक चला और 0 से s डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस, ds का इंटीग्रेशन s होता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन में आपको बताया हुआ था, dx का इंटीग्रेशन x होता है बेटा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx का होता है x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds का हो जाएगा s हो जाएगा। और at का a क्या है, कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय, तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे बोला था कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल बिकॉज़ ऑफ द एक्सीलरेशन इज हाफ a t स्क्वायर, और वो इस वजह से। ओके बेटा सॉरी, कोई आज एक टेस्ट है उसको एक्टिवेट करना था, तो उसके लिए क्वेरीज आ रही हैं, और हमारे ऑफिस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसको हैंडल कर सके। जस्ट 1 मिनट और देना बस, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो अब आपको समझ में आया एक्सेलरेशन की वजह से जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ए टी स्क्वायर क्यों होता है। समझ आया ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, उसको ए टी स्क्वायर करके हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वहां पर कंटीन्यूअस वेरिएशन है, इसलिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई इसकी, ठीक। अब ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन इसको डिराइव कैसे करते हैं, एक बार मैं डिराइव करवाता हूं, फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूं। अभी इसकी डेरिवेशन बेटा उसी तरीके से होगी जो मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से, मतलब क्या, इंटीग्रेशन वाले मेथड से, ठीक है ना। अभी ये केवल इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही हो पाएगा, और बाद में जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा दूंगा ग्राफिकल मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड ब्लर आ रहा है ना। Yes, sir. ओके, सही हो गया, फोकस चेंज हो गया, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, अब इसमें क्या है, पहले तो कंडीशन लेते हैं, किसी पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होना यहां से एट t इज इक्वल्स टू 0, इसके पास वेलोसिटी था u, ठीक है, और इसको एक्सेलरेशन दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और आफ्टर टाइम t, ये हो गया एट t सेकंड, एट t सेकंड ये पार्टिकल चला गया कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा s, ध्यान देना मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, डिस्टेंस नहीं, इसको ध्यान रखते रहना, ठीक है ना, s। और जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो इसके पास वेलोसिटी हो गया v। तो ये सिचुएशन है जो हमने ऑब्जर्व करी, एक पार्टिकल था, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया विद वेलोसिटी u with an acceleration a, after time t the displacement of particle was s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसे वेक्टर लिख दे रहा हूं यहां पर, and its velocity were v। ये ऑब्जर्वेशन हमने किया, और अब हमारे दिमाग में सवाल आया कि हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट दीस क्वांटिटीज, हम इन क्वांटिटीज को कैसे रिलेट करेंगे, v u a t s, इन सबको कैसे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे बेटा, जो हमने पढ़ा है, यार इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u थी और यहाँ पहुंचते इसकी वेलोसिटी v हो गई t टाइम, तो क्या रिलेशन बना v और t का, a का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि हम उसी का कंडीशन ही दे रहे हैं, हमने वही कंडीशन ही पढ़ा बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात ही कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। सो यू विल से dv अपॉन dt, जो कि डेफिनेशन होता है बेटा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, ये क्या है बेटा a, और ये जो a है ये क्या है, कांस्टेंट। dv अपॉन dt क्या है, a, और a क्या है बेटा, कांस्टेंट। नाउ व्हाट, जस्ट मल्टीप्लाई dt हियर, ठीक है, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv इक्वल्स टू आ गया a टाइम्स ऑफ dt। अब इसकी बात कर दो इसको इंटीग्रेट, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसको बाहर रख लो इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर देखो t इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी क्या है u, यहां u लिख दिया। अब t इक्वल्स टू t, वेलोसिटी क्या है, तो t को लिखा t, वेलोसिटी को लिखा v, लग गई लिमिट। जहां ना समझ में आए पूछ लेना, बोल देना, ठीक है, चुपचाप बैठे नहीं रहना। अब क्या करना है बेटा, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, तो हमने इसको लिखा v, और लिमिट क्या लग गई u से v इज इक्वल्स, a कांस्टेंट है वो ऐसे रहेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, लिमिट क्या लगती है बेटा 0 से t। अब इसको करते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब ये ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v रखा माइनस u रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को इज इक्वल्स टू a, t रखा 0 रखा, v माइनस u इज इक्वल्स टू ad, v इज इक्वल्स टू u प्लस ad। पहली इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी, ऐसे डिराइव करना है मैथमेटिक्स की हेल्प से। बोलो समझ आया, क्लियर है बेटा। Yes, sir. ओके, अब करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैसे आएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो अगला कंडीशन है उसको यूज करेंगे, सेकंड। अब बेटा क्योंकि आपको चाहिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है एज
ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये आपको पता है कि भाई किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ds अपॉन dt होता है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा, पहली इक्वेशन से हमने ये देखा कि जो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे ds v टाइम्स ऑफ dt, और क्योंकि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो उसकी इक्वेशन वहां पर पुट करोगे आप। ठीक है, अगर कांस्टेंट होता तो v को बाहर लेके इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था। टाइम पे डिपेंड कर रहा था, जो इसकी इक्वेशन है उसको वहां पर पुट करो। क्या पुट करोगे बेटा, u प्लस a और dt। अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहीं से तो मोशन स्टार्ट हुआ, और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s हो गया। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, s हुआ। लिमिट क्या लगाओगे, 0 से t। u का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, ut प्लस at का इंटीग्रेशन हुआ at स्क्वायर बाय 2। अगर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा, वैसे मैंने आपको बताया था कि इसका बहुत यूज होगा आगे चल। ठीक, तो u का इंटीग्रेशन ut और at का इंटीग्रेशन at स्क्वायर बाय 2। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। और ये 0 से s है। नहीं समझ में आया तो बोल देना, ये नहीं कि भाई इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो पूछोगे नहीं, पूछ सकते हो, अभी भी कोई वो परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो s - 0 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, जहां जहां t है वहां की करोगे तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये सब ये भी 0 हो गया, ये भी t की जगह 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0, -0 -0। तो क्या बना फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस इतना ध्यान देना कि यहाँ पर s डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। ये दो इक्वेशन हो गई बेटा, दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद तीसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तीसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी, हाँ अब देखो उसमें क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप लिखोगे एज एक्सेलरेशन होता है तो dv by dt क्या हो गया बेटा, a हो गया। इसमें कर दो ds का मल्टीप्लाई और डिवाइड, ds ds। क्यों किया बेटा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं चाहिए, टाइम को हटाना है। तो अब देखो ds अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी जो हो गया v dt अपॉन ds इज इक्वल्स टू a। कहीं ना समझ में आया तो बोल v dt इक्वल्स टू a and now integrating on both So sides। please repeat this step. ओके, देखो बेटा, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन हमारी बनी थी ना, वो क्या था, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या इसमें कहीं टाइम दिख रहा है, इसमें टाइम तो ही नहीं। और अगर इसमें टाइम नहीं है तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें भी टाइम नहीं होना चाहिए। तो टाइम को करना है यही नहीं है, हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जो ds अपॉन dt का ये बन गया वेलोसिटी, तो v dt और नीचे वाला ds बचा रहेगा। अब इस ds को उधर पहुंचा देंगे, ठीक है, अब ds को इधर पहुंचा देंगे तो v dt इक्वल्स टू a ds और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो समझ आया, समझ आया बेटा। Will you repeat that again? समझ आया नहीं, Yes, sir. ठीक। अब देखो क्या है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था तब वेलोसिटी, मैंने डायग्राम हटा दिया लेकिन आप देख सकते हो 0 और वेलोसिटी आते हैं, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तब वेलोसिटी क्या हो गया v। तो अब v dt का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 होगा। तो v का इंटीग्रेशन देखो v स्क्वायर बाय 2 और v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगाओगे क्या, u से v इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ ds को क्या लिखेंगे बेटा, s, लिमिट क्या लगाएंगे 0 से s। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू a इनटू s माइनस 0। सॉल्व करिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई। देयर इज अनदर फोर्थ इक्वेशन आल्सो,
ठीक, एक चौथी इक्वेशन भी बनेगी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट ये तीनों की डेरिवेशन आपको समझ में आ गई बेटा? किसी को कहीं कोई दिक्कत? अभी सर समझ। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अभी कुछ क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मैं अभी असाइनमेंट आपको भेजूंगा, कल हमारी क्लास होगी तो वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक, इसकी जो फोर्थ इक्वेशन है उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। ठीक है, तो दैट पर तीन इक्वेशन ये हो गई। चौथी इक्वेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग करेंगे ढेर सारी क्वेश्चन। ठीक, ढेर सारी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, बट डे आफ्टर टुमारो। ठीक, मैं आपको अभी असाइनमेंट भेजता हूँ थोड़ी देर में। ओके बेटा, और कुछ पूछना हो तो बताओ।